हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी पार्ट बी बुक के चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द टॉपिक। इस टॉपिक का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो वो सभी सेक्टर्स कैसे हालात में थे जब हमारे देश को आज़ादी मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी की शाम को हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? फर्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत लो लेवल का होता था। राइस, वीट, पल्सेस, जो हमारे लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो भी हमारे पास प्रॉपर नहीं थी। रीज़न क्या था कि हमारे पास प्रॉपर सीड्स नहीं थे, फर्टिलाइज़र नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी थी। इस वजह से प्रोडक्शन जो था वो प्रॉपर नहीं हो पाता था। नेक्स्ट इज़ हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर था वो टोटली रेनफॉल पे डिपेंड करता था। अगर अच्छी रेनफॉल होती थी तो ऑब्वियसली क्रॉप्स अच्छी हो जाती थी, और अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो फिर हमारी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, सूख जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो इसीलिए हम रेनफॉल पे डिपेंड करते थे और हमारा एग्रीकल्चर वीक था। वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है कि जो ज़मीन का मालिक होता था और जो ज़मीन पर खेती करता था वो दोनों अलग अलग लोग होते थे, और उनके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था, एक झगड़ा, एक टकराव रहता था। कैसे? पहले के टाइम पर आप सबको शायद पता होगा, ज़मींदारी प्रथा थी, जहाँ पर ज़मींदार ज़मीन का मालिक होता था और वो अपनी ज़मीन छोटे छोटे किसानों को देता था। किसान उस पर खेती करते थे, उसको बाद उस खेती को बेचकर जो पैसा मिलता था उसमें से एक फिक्स्ड रेट वो अपने ज़मीन के मालिक को दिया करते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि किसान बहुत गरीब रह जाता था। वो चाहे कितनी मर्जी फसल उगा ले फिर भी वो गरीब ही रहता था। रीज़न एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि ज़मींदार ने रेट फिक्स किया कि मुझे 40,000 तो रुपीज़ तुमसे हमेशा चाहिए, मतलब जब भी आप क्रॉप्स बेचोगे तो मुझे 40,000 का ठेका तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, किसान ने फसल को उगाया और उसने उसको मार्केट में बेचा। 1 लाख रुपए में उसने उस चीज़ को बेच दिया। अब सीधी सी बात है कि इस 1 लाख में से 40,000 तो ज़मींदार को मिलेगा, क्योंकि उसने रेट फिक्स किया हुआ है कि मेरी ज़मीन पे अगर फसल उगानी है तो भैया मुझे 40,000 रुपये चाहिए। अब हमारे पास रह गया है 60,000। अब ये जो 60,000 है, ये आपको लग रहा होगा कि किसान के हाथ में 60,000 आ रहा है, बट ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो किसान है वो सारे एक्सपेंसेस को भी बियर करता था। मतलब कि ज़मींदार जो है वो सिर्फ 40,000 से प्रॉफिट लेता था। वो कहता था खर्चा जो भी हो रहा है फसल उगाने में उसमें मैं कुछ हिस्सेदारी नहीं दूंगा, जो भी खर्चा हो रहा है वो किसान खुद से उठाए, बीज का, ठीक है, उसके बाद फसल को उगाने के लिए आपने कोई इरिगेशन करवाया है उसके लिए, या आपने खाद डाली है उसके लिए जो खर्चा आया, जो भी लोन एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे किसान बेयर करेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, 60,000 किसान के पास बच गए, लेकिन इसमें से उसने 30,000 का खर्चा और कर रखा था फसल उगाने के लिए। तो अब 60,000 में से 30,000 का खर्चा हो गया तो उसके पास तो सिर्फ 30,000 रह गए ना। तो देखिए, सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसके पास सिर्फ 30,000 रह गए, और वो ज़मींदार जिसने कुछ भी नहीं किया वो सीधा 40,000 लेकर घर में चला गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसानों की स्थिति जो थी बहुत बिगड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है, लैंड होल्डिंग मतलब लैंड के ऊपर कब्जा। तो जो किसानों के पास लैंड थी ना वो बहुत बिखरी हुई थी, मतलब कि एक ज़मीन का टुकड़ा उनके पास यहाँ है, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ है, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ है। इससे क्या होता था, छोटे एरिया पे ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी फसल उगा पाओगे आप, तो थोड़ी थोड़ी फसल उगाते थे तो थोड़ी कमाई होती थी। अगर यही ज़मीन उनको एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाए तो वो बड़े टुकड़े में प्रॉपर फसल उगा पाएंगे और ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि उस समय पर जो लैंड्स थे वो फ्रेगमेंटेड थे, बिखरे हुए थे। अब ये तो हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन हो गई, लेकिन ये हुआ क्यों, इसका क्या रीज़न था?
सो फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो इतना पिछड़ा हुआ था, इतना रुका हुआ था, वो क्यों था? फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। सबसे मेन कारण जो था इसका वो ये था, उस टाइम पर क्या था, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी प्रथा चलाई हुई थी। जो हमारा सेक्टर था वो 3 लोगों में बट गया था। एक होता था गवर्नमेंट, दूसरे होते थे जमींदार और तीसरा होता था छोटा किसान। गवर्नमेंट एक फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स लिया करती थी, जमींदार से टैक्स लिया जाता था और गवर्नमेंट टैक्स लेकर चली जाती थी। अब जमींदार ने जब टैक्स दे दिया उसके बाद वो किसानों से पैसा वसूलता था, ठीक है, जैसे कि ये ठेका लिया करता था। अब वो जितना मर्जी चाहे ठेके को बढ़ा सकता था, क्योंकि किसानों के पास फसल उगाने के लिए ज़मीन तो थी नहीं, ज़मीन के लिए वो ज़मींदार पे डिपेंड करते थे और ज़मींदार अपनी ज़मीन देने के बदले में एक रेंट लिया करता था और वो रेंट जो है वो दिन भर जब उसका दिल करता था उसे बढ़ा दिया करता था। अगर वो 40 के बजाय रेंट को 50,000 कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है किसान के पास और कम पैसा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ज़मींदारी प्रथा ने हमारे किसानों को पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ था। नेक्स्ट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारा एग्रीकल्चर था वो ज़बरदस्ती करवाया जाता था किसानों से। और कौन सा खेती करवाई जाती थी? ऐसी खेती जिसको वो बेचकर खूब पैसा कमा सके। इसका मतलब होता है बहुत सारा पैसा कमाना। किसान चाहते थे कि हम गेहूँ, चावल और पल्सेस को उगाएं ताकि हमारा भी पेट भरे और लोगों का भी भरे। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया करते थे। नील मतलब इंडिगो की खेती करवाते थे ताकि उसको बेचकर खूब सारा पैसा कमा सकें। ब्रिटिशर्स को तो कोई मतलब ही नहीं था कि किसानों की क्या कंडीशन है, या उनको ये भी कोई मतलब नहीं था कि इंडिगो खेती कराने से हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए था। तो ये 2 मेन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगी प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।